बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन बगैर मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद हो चुका है। जनरल खालिद नईम लोधी और चंद किरदार जो एक्टिव हुए थे उनको दोनों तरफ से रिस्पांस नहीं मिला और अब ऐसे लगता है कि एक खुली जंग का आगाज हो गया। और इमरान खान ने बरतानिया के सबसे बड़े अखबार द टेलीग्राफ के अंदर जो आर्टिकल लिखा है इसने पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान के चर्चे कर दिए और ये आर्टिकल इंतहाई वायरल हो रहा है। इसका जो उर्दू मतन है वो मुकम्मल इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा ताकि वो दोस्त जो इंग्लिश के अंदर पूरा इसको नहीं समझ सके उनके लिए आसानी हो। और बेसिकली जनरल आसम मुनीर पर और फौजी एस्टैब्लिशमेंट पर इस पूरे मजमून के अंदर ताबड़तोड़ हमले भी किए गए हैं, इल्जामात भी लगाए गए हैं और कुछ ऐसे जो शवाहिद हैं उनकी तरफ भी इमरान खान ने इशारा किया। और आने वाले दिनों की जो तस्वीर है वो भी इसके अंदर बड़ी वाज़ेह अंदाज में है कि पूरी गेम कैसे खेली गई। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस वक्त तक जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन अगली बात भी उन्होंने बताई है कि मैं मौत से नहीं डरता और गुलामी तो मैं कबूल ही नहीं करूंगा। ये सारी चीजें मैं जरा आपके सामने तरतीब के साथ रखता हूं ताकि अंदाजा हो कि वो जो एक तवक्को थी कि मुज़ाकरात होंगे, बेहतरी होगी, मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा। लगता ये है कि तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो 2024 के इंतखाबात के अंदर जिसके साथ अवाम खड़ी हुई और वो जीत गई वोट के ज़रिए। लेकिन हमारी जो ताकतें हैं वो शायद पाकिस्तान को किस तरफ ले जाना चाहती हैं, बहरहाल ये उनका है। अच्छा, ये मतन जो है वो बड़ा दिलचस्प है। खबरें और भी हैं, गंदम स्कैंडल के बाद खाद स्कैंडल भी है। फिर एक और वीडियो भी इमरान खान की वायरल हुई है। लेकिन वो अगली जो वीडियो दूँगी उसके अंदर ज़िक्र करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इमरान खान ने कहा कि अब उनके बस में ये जो आर्टिकल है उसके जो हेडिंग है, अब इनके बस में मुझे कत्ल करना रह गया है, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता। ये बड़ी संगीन बात है। देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले उनको फांसी दी गई और वो भेंट चढ़े और मज़मून यही पढ़ाया गया है बांग्लादेश यानी पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। और उसके अंदर भी जो हमारे ज़ाहिर है जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका असल रोल था। बाकी सियासतदानों के तो गले में घंटी बाँधी गई। जो भुट्टो साहब पर इल्ज़ाम होता है, तनकीद भी होती है, उनके जो जुमले हैं अब वो बोले जाते हैं कि उन्होंने ये कहा था बंगालियों को, वो किरदार जरूर होगा। लेकिन असल मामला तो वही है कि 11 साल फौज ने उस जमाने के अंदर टेक ओवर किया। उस दौरान बंगालियों के साथ जो भी हुआ वो हुआ। लेकिन ऐन इंतखाबात के मौके पर जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ तो ये वो सारा जो मलबा है, जैसे फजल रहमान ये कहते हैं कि वो जो घंटी है वो फिर सियासतदानों के गले में डाल देती है। अब हालाँकि ये मैं किताब है कि किताब का उन्वान है मैंने हथियार क्यों डाले। ये लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्यादी, जिनको जनरल न्यादी कहते हैं, ये असल हकायक पहली बार मंजर-ए-आम पर 1971 फॉल ऑफ ढाका ये किताब है। वो भी अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, उनकी भी कहानी जो है वो बड़ी अजीब है। वो कहते हैं हमारी किसी ने नहीं सुनी, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। अच्छा, इमरान खान ने इस आर्टिकल के अंदर आगे लिखा है, यानी ये इशारा किया है कि भई मुझे कत्ल किया जा सकता है। ये एक संगीन बात है। अब उन्होंने उनका मकसद क्या है? आलमी दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखना। चूँकि पाकिस्तान के अंदर अब इदारों पर बगैर उनका एतमाद खत्म हो गया और अवाम का भी खत्म ही हो रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काज़ी साहब के आने के बाद जिस तरह इंसानी हकूक की मुसलसल पामालियाँ हो रही हैं और फिर उनका जो रवैया है और नीचे वाले जजेस को पता हो कि ऊपर वाला जज का रवैया ही ये है, तो उसने इंसाफ क्या देना है। अब यहाँ पे वो लगता है कि दुनिया के सामने और मीडिया के सामने बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक की तंज़ीमें और उनके सामने वो सारा जो केस है, वो इमरान खान अब रख रहे हैं। आज पाकिस्तान और उसकी अवाम जो है वो आमने-सामने खड़े हैं। यानी पाकिस्तान की रियासत, रियासती इदारे और अवाम एक-दूसरे के सामने खड़े हैं। तकरीबन 2 साल पहले मेरी हुकूमत के खिलाफ एक इंजीनियर्ड वोट अदम एतमाद पेश की गई और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक हुकूमत वजूद में आई। यानी तहरीक अदम एतमाद जो है
मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर वो कहते हैं ये सारा हुआ है, और ये खुद नून लीग और फजल रहमान वगैरह इतराफ भी कर चुके हैं। इसके बाद से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बराह रास्त रहनुमाई में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सियासी माहौल से मेरी पार्टी को खत्म करने के लिए हर हरबा आजमाया। अब ये पिछले तकरीबन 3-4 हफ्तों से देखिए, ये अंदाजा आप कर सकते हैं। पहले इमरान खान इशारे के नाय में बात करते थे, मीर जाफर, मीर सादक बोलते थे, जनरल बाजवा का जिक्र करते थे, तनकीद करते थे, कुछ और जिक्र करते थे, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनका हाफिज साहब का नाम लेके वो तनकीद नहीं कर रहे थे। वो शायद मार्जिन दे रहे थे, वो स्पेस दे रहे थे कि चलें अभी मतलब है हो जाएंगे मामलात, ठीक हो जाएंगे, या आइन और कानून के सामने इदारे सरेंडर कर जाएंगे। तो वो ऐसा जो है वो शायद उनको नजर नहीं आया, और अब जो है वो उन्होंने बराह रास्त पिछले 3-4 हफ्तों से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ जो है उनका नाम लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो बाहर हैं उनको तो मसला है कि वो तशद्दुद करेंगे, जेलों में डालेंगे, गैब कर देंगे। लेकिन जो ऑलरेडी रिकॉर्ड के अंदर है, जेल के अंदर है, अब उसको सजाओं के अलावा ये क्या कर सकते हैं? और सजाएं ऐसी हैं कि वो वैसे ही ठुस हैं। यानी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है कि 2 नंबर मुकदमे कायम किए गए हैं, और कोई वजन उसके अंदर बगैर नहीं है। लेकिन बहरहाल केसेस चल रहे हैं, तो अभी सब केसेस पे बात नहीं कर सकते। अच्छा, वो कहते हैं इसके बाद से यानी तहरीक अदम एतमाद होगी सारा, इसके बाद से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बराह रास्त रहनुमाई में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सियासी माहौल से मेरी पार्टी को खत्म करने के लिए हर हरबा आजमाया। तो टारगेट जो है उनका वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जनरल आसिम मुनीर है। ये अब उन्होंने पिछले कुछ अरसे से हमारे इंतखाबी निशान जुल्म, तशद्दुद और इनकार को बड़े पैमाने पर दस्तावेजी शक्ल दी गई है। लेकिन यानी जो हमारे इंतखाबी निशान के, लेकिन फौज और उसकी कठपुतलियों के तौर पर काम करने वाली बेइख्तियार सिविलियन क्यादत के लिए कुछ भी काम नहीं आया। यानी सारी इन्होंने कोशिश की, गिरफ्तारियां, तशद्दुद, लोगों के घरों पे हमले, कारोबार बंद करना, आइन और कानून की पामाली, इंतखाबी निशान छीन लेना, ये सारे हरबे इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, और ये इनके हरबे कुछ काम नहीं आए। अच्छा, फिर वो कहते हैं 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के आम इंतखाबात ने उनके डिजाइन की मुकम्मल नाकामी को जाहिर किया है। ये आर्टिकल दी टेलीग्राफ, बरतानिया का सबसे बड़ा अखबार इसको समझा जाता है, उसके अंदर जो है वो, या बड़े अखबारों में से एक आप कह सकते हैं, उसके अंदर लिखा गया है एक ऐसे मुल्क में जहां वोटरों की अक्सरियत पार्टी के निशान से राहनुमाई हासिल करती है, वहां कोई एक इंतखाबी निशान नहीं है। लोग आजाद के तौर पर खड़े होने के बावजूद मेरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के लिए बाहर आए और भारी अक्सरियत से वोट दिया, मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों के साथ। यानी फिर भी वोट हमें मिला। वो कहते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से फौजी एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडे के खिलाफ ये जमहूरी इंतकाम, ये जमहूरी इंतकाम न सिर्फ आवाम की तरफ से कौमी बेइज्जती थी, बल्कि 9 मई 2023 के सरकारी बयानिए को भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती थी, जब पीटीआई के हामियों पर झूठे इल्जामात लगाए गए थे। क्रैकडाउन, फौजी तनसीबात पर हमला करने के ये सारे इल्जामात वो कहते हैं जबरदस्त हो गए, क्योंकि जो फौजी एस्टैब्लिशमेंट का एजेंडा था जमहूरी इंतकाम, न सिर्फ आवाम की तरफ से लिया गया है, अब इस पर उन्होंने बेइज्जती समझी है कि अवाम जो है वो खड़ी हो गई है इमरान खान के बयानिए के साथ, और वो सारा बयानिया जो 9 मई का बनाया गया वो जमीन बोस हो गया है। ये बात वो कर रहे हैं। बदकिस्मती से अवामी मैंडेट को कबूल करने की बजाय फौजी एस्टैब्लिशमेंट गैज़ गजब की लपेट में आ गई, और हारने वालों को इख्तदार में लाने के लिए इंतखाबी नताइज में हेरा फेरी की गई। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में भी यही वोट टेम्परिंग देखने में आई, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान एक खतरनाक दौराए पर खड़ा है। अवाम ने रियासती इंतखाबी साजिशों और न सिर्फ सिर्फ पीटीआई की क्यादत बल्कि उसके कारकुनों के जबर, कैदोबंद और अजियतों को मुस्तरद कर दिया है। अस्करी क्यादत को इस सतह पर खुलेआम तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, जो हमारी तारीख में इससे पहले नहीं देखी गई थी।
حکومت ہنسی کا سٹاک ہے. اچھا، ہنسی مذاق کا سٹاک بن گئی ہے، یعنی کوئی چونکہ جائز حکومت نہیں ہے. تو اے آئی کے ذریعے شاید یہ ٹرانسلیشن ہے جو میرے سامنے ہے. مزید ظلم اور تشدد. ریاست کا رد عمل صرف پارٹی کارکنوں پر ہی نہیں بلکہ صحافیوں اور انسانی حقوق کے محافظوں پر بھی زیادہ ظلم اور تشدد کو ہوا دیتا ہے. ایکس پلیٹ فارم پر مکمل پابندی کے ساتھ سوشل میڈیا پر پابندیاں لگائی گئی ہیں. عدلیہ کی آزادانہ کام کاج کو ہر سطح پر تباہ کرنے کی منظم کوشش شاید سب سے بدتر پیش رفت ہے. ججوں کو بلیک میلنگ، خاندان کے افراد کو ہراساں کرنے سمیت ہر طرح کے دباؤ کا نشانہ بنایا گیا ہے. نتیجے کے طور پر جھوٹے الزامات پر ہمارے مقدمے چلائے جاتے ہیں جس میں کسی مناسب دفاع کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی ملک کے قانون اور آئین کی کوئی فکر ہوتی ہے. پاکستان سی جے پی اور اسلام آباد یعنی چیف جسٹس آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس غیر جانبدارانہ انصاف فراہم کرنے میں مکمل ناکام پائے گئے ہیں. یعنی قاضی فائز عیسیٰ اور جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں عامر فاروق، ان کو بھی اس آرٹیکل کا حصہ بنایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح انصاف کی راہ کے اندر رکاوٹ ہیں یا ناکام رہے ہیں. لیکن اعلیٰ عدلیہ کے ارکان عدلیہ کی آزادی کو تباہ کرنے کی کوشش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 بہادر ججوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے اپنے اہل خانہ سمیت ہراساں کرنے اور بلیک میل کرنے کے واقعات کو اجاگر کیا گیا ہے. مخصوص مثالوں کا حوالہ دیا گیا اور تفصیلات دی گئی ہیں. ہماری تاریخ میں یہ بے مثال ہے. اگرچہ غیر رسمی طور پر بہت سے لوگ جانتے تھے کہ سینئر عدلیہ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان ججوں کی طرف سے اس طرح کا خط آنا مایوسی، غصے اور مایوسی کی سطح کو زیر کرتا ہے. تو یہ انہوں نے ذکر کیا ہے. 6 ججز کا جو خط ہے اس کی ڈیٹیل دی ہے اس آرٹیکل میں. عدالتی امور کی افسوسناک حالت. چیف جسٹس کی طرف سے دکھائی جانے والی ہچکچاہٹ سے ظاہر ہوتی ہے. یعنی ہچکچاہٹ جس نے بالآخر عمل کرنے پر مجبور محسوس کیا، لیکن سپریم کورٹ کے فل بینچ کی سماعت کرنے اور 6 ججوں کی طرف سے نامزد کردہ افراد کو طلب کرنے کی بجائے انہوں نے عدالتی امور پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی. 6 جج مؤثر طریقے سے کٹہرے میں ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ 6 ججوں کا جن ایجنسیوں پر جن پر الزام تھا ان کو کٹہرے میں لایا جاتا، لیکن چیف جسٹس جو ہیں قاضی صاحب، وہ جس طرح ہچکچاہٹ فیل کر رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے ججز کو کٹارے میں لے آئے ہیں. بحران میں گری ہوئی معیشت، بڑھتی ہوئی قیمتوں اور سیاسی طور پر ناراض عوام اپنے انتخابی مینڈیٹ کو چوری کرنے اور معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہونے کے ساتھ ریاست الگ تھلگ کھڑی ہے. انہیں سنگین غلطیوں کو کم کرنے کے لیے وہ اپنی سنگین غلطیوں کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اس نازک موڑ پر پہنچا ہے اور ناقدین کے خلاف جبر اور تشدد کے اپنے منتر سے آگے نہیں بڑھ پا رہا. ریاست اس راستے پر چل رہی ہے جس پر یہ 1971 میں چلی تھی جب اس نے مشرقی پاکستان پر پھر بنگلہ دیش کو کھو دیا تھا. یعنی 2 لخت پاکستان کو کر دیا گیا تھا. اسی ٹریک پر دوبارہ جو ہے وہ جاری ہے. ریاست سے مراد اسٹیبلشمنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ دہشت گردی میں اضافے اور بلوچستان میں بڑھتی ہوئی بیگانگی کو دیکھ رہا ہوں جہاں جبری گمشدگیوں کا معاملہ شدت سے بڑھ رہا ہے. پاکستان کی سرحدوں پر بھارت پہلے ہی پاکستان کے اندر قتل و غارت گری کا اعتراف کر چکا ہے اور افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی سرحد بدستور غیر مستحکم ہے. فوجی مقاصد کے لیے اب آگے امریکہ کو اڈے دینے کا معاملہ بھی زیر بحث لائے ہیں. فوجی مقاصد کے لیے امریکہ کو فضائی حدود تک رسائی اور اس سے متعلقہ سہولیات کی فراہمی کے بدلے امریکہ سے بلا شبہ حمایت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی توقع ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق کے طریقوں سے متعلق تازہ ترین رپورٹس کی اشاعت کے بعد پنکچر ہو گئی ہے جس میں نمایاں کیا گیا ہے. پاکستان میں انسانی حقوق کی یعنی فوجی اڈوں کو وہ ہوائی فضائی اڈے دینے سے جو ہے وہ دینے سے یہ ایک ان کو ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے مخالفت نہیں کرے گا جتنا بھی ظلم ہو گیا. تو یہ انہوں نے اس کے اندر پاکستان میں آخری 2 پیراگراف بڑے عام ہیں.
पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बहुत सी खिलाफ वर्जियां एक बार फिर जब अवाम के साथ तसादम हो तो बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड की हमायत पर इंतजार करके निजात हासिल करने से पाकिस्तान के लिए कोई इस्तेकाम नहीं होगा। इस बहरान से निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं है कि अवाम का मैंडेट बहाल किया जाए और तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए जिनमें फौजी अदालतों में मुकदमात भी चल रहे हैं। रियासती इदारों की आइनी फ़ालियत को बहाल किया जाए। यानी सीधी सी बात इमरान खान ने की है कि भाई IMF आप कर्जा दे रहे हो, दें आप, लेकिन ये कर्जा मैंडेट नहीं है इस हुकूमत के पास और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को इसका कोई फायदा नहीं पहुंचना, चूंकि मुल्क के अंदर कोई इस्तेकाम नहीं आने देना इन्होंने। और ये सारी चीज फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे खिलाफ हर मुमकिन कोशिश की, अब इनके लिए बस मुझे कत्ल करना रह गया है। मैं खुलेआम कह चुका हूं अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार जनरल आसम मुनीर होगा। ये उन्होंने कहा है, लेकिन मैं नहीं डरता क्योंकि मेरा ईमान मजबूत है। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। ये इमरान खान का जी आर्टिकल है, पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, हलचल मचा रहा है और पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ पर इसमें ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो गुज़श्ता कुछ अरसे से हालात व वाक़यात हैं वो भी इस तरह के हालात की जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो तायीद कर रहे हैं। अब देखना है इस पर क्या रद्द-ए-अमल आता है, क्या मामलात आगे बढ़ते हैं। हम सूरत-ए-हाल बड़ी गंभीर है। तहरीक-ए-इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट इस वक़्त जो है वो दूर-दूर खड़े हैं। इमरान खान किसी किस्म की डील के लिए तैयार नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट अपनी गलतियाँ मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज आइंदाबाद।